Namaste and a big hello to everyone. This is Rakhi Patil and welcome to Rakhi Connects and my Nritya Samarpan series episode Connecting a classical dance style Kathak to an artist. An artist with a beautiful soul, pure hardships, true dedication for the art and an inspiration to others. Yes, she is none other than Padma Shri Sunaina Hazarilal ji. नमस्ते सुनैना दीदी जी। नमस्ते। मैं राखी पाटिल, मेरे राखी कनेक्ट्स चैनल पर नृत्य समर्पण श्रृंखला में आपका स्वागत है। दीदी, आप भारत की बहुत बड़ी कलाकारा है, जिन्हें बहुत से प्रेस्टिजियस अवार्ड्स जैसे पद्मश्री संगीत नाटक एकेडमी और ऐसे अनेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दीदी, मैं धन्य हूँ, आपने मुझे समय दिया इसके लिए। और पंडित कालीनाथ मिश्रा जी का भी मैं धन्यवाद देती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं आपसे वार्तालाप कर पा रही हूँ। सो थैंक यू सुनैना दीदी जी वंस अगेन। तो दीदी, शुरुआत करते हैं आपके अंदर के कलाकार के जन्म से। आपने कथक नृत्य में कैसे प्रवेश किया और किन गुरु के साथ आपको ये शिक्षा मिली? मेरे केवल एक ही गुरु है जी, पंडित हजारीलाल जी। मैंने किसी दूसरे गुरु से नहीं सीखा है। ओह लवली। हाँ, और आजकल का क्या ट्रेंड है कि वर्कशॉप अटेंड करके 10 गुरु हो जाते हैं, तो वो दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग। मेरे विचार से खाली एक ही गुरु होना चाहिए। जी, तो अपने कौन से साल से, मतलब कौन सी उम्र से आपने एक्चुअली ये शिक्षा शुरू की दीदी? मैंने उम्र 17 साल की थी मेरी। ओह वाओ, मतलब काफी आफ्टर सो मेनी इयर्स यू टुक दिस डिसीजन। यस यस यस। तो दीदी, और मुझे ऐसा लगता है, हाँ, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत छोटेपन में सीखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चिल्ड्रन आर ओनली, उनको कुछ समझ में आता नहीं, जो बोला जाता है वो सीखते हैं, लेकिन जब व्हेन यू आर लिटिल मैच्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर लर्निंग। जी जी जी। हालांकि मुझे मेहनत उसमें डबल करनी पड़ी, क्योंकि बचपन से नहीं सीखा था, लेकिन ऐसे स्कूल में कॉलेज में नृत्य में भाग लेते थे, वो दैट इज डिफरेंट। लेकिन क्लासिकल जो है वो मैंने पहले भरतनाट्यम सीखा बेंगलोर में। केशव मूर्ति जी थे, वो सिखाते थे मुझे, लेकिन खाली वो जब हम लोग वेकेशन में घर जाते थे तब। तो हाँ, उसका भी उतना ट्रेनिंग नहीं हुआ, लेकिन फिर मेरा जो रेगुलर ट्रेनिंग है वो पंडित हजारीलाल जी से ही शुरू हुआ। ओके। तो जहां तक मुझे पता है दीदी, आपके जो गुरु थे, विश्व विख्यात गुरु आचार्य पंडित हजारीलाल जी, तो आपके पति भी थे वो, और आपके गुरु भी थे। तो it just happened, I mean, by accident, or how it yes, it you can say that it was not pre-planned. Actually, I was learning 3 times Bharatnatyam, 3 times Kathak from at Bharati Vidya Bhavan. And then I thought that I was not able to relate to Bharatnatyam because the language is different. And I was born and brought up in UP, so Hindi and Braj language was more familiar to me. तो इसलिए फिर मैंने कथक पे ही ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। और जब मैंने देखा कि ये घराने के कलाकार सब कोई था नहीं स्टेज पे परफॉर्मर, सो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको कैरियर की तरह से लूंगी। तो मैंने जब अपने पेरेंट्स को बोला, सो दे वर नॉट रेडी, बिकॉज उस वक्त उस जमाने में डांस को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। तो they said, nahi, you can as a hobby it was all right, now you have to get married and finish. So it was the decision was very quick, you know. Oh, okay. So दीदी, I think so आपका एजुकेशन बहुत अच्छा है दीदी। ये भी है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी शायद हाईली एजुकेटेड रही है, तो आपको ये because
जी बोलिए बोलिए। My father was a commissioner of railway safety in Ministry of Communication. So he was transferred everywhere. So we were put in with our grandparents in Banaras. Okay. And later on, I was in Wadia College I was staying in hostel. ओके ओके ओके। तो क्या आपको इस नृत्य को एक करियर के रूप में आगे बढ़ाना डिफिकल्ट रहा आपकी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा। ओह माय गॉड। क्योंकि उस जमाने में जो टॉप पे थे 4-5 लोग वही करते रहते थे एंड न्यू कमर्स वर नेवर गिवन अ चांस। ओह राइट। और संगीत नाटक एकेडमी भी बोलती थी कि अच्छा आप जरा और मैच्योर हो जाइए, अभी जी, तो बिल्कुल। आप तो बहुत यंग हैं, ऐसे करके उन्होंने, अभी यंग लोगों को ज्यादा बढ़ावा मिलता है, लेकिन उस जमाने में हाँ। तो इसी प्रश्न से जुड़ी और एक प्रश्न है दीदी, जैसे आप जब मुंबई में धीरे धीरे एक कथक नृत्यांगना के रूप में नाम होने लगा आपका, तो उस वक्त जैसे किन बड़े कलाकारों के साथ आपका सामना हुआ वो टाइम पे, और क्या आपको मतलब वो टाइम पे कुछ दिक्कतें झेलनी पड़ी? जैसे आप बोले कि न्यू कमर को थोड़ा डिफिकल्टी होता था तभी, और जो एस्टैब्लिश्ड कलाकार थे, बहुत बड़े कलाकार, दिग्गज कलाकार वो टाइम पे। देखिए उस वक्त किसी नए कलाकार को चांस नहीं मिलता था। जो 5 जो टॉप नेम थे वो ऊपर थे, वो वही करते रहते थे। तो फिर मैंने ये किया कि मैं खुद ही अपने प्रोग्राम रखने लगी, हॉल बुक करके, और फिर क्रिटिक लोगों को बुला के फिर उनके रिव्यू लेके फिर मैं रिव्यू सब जगह भेजती थी। फिर धीरे धीरे, लेकिन ज्यादा चांस नहीं मिला। मुझे सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू 74 में मिला, जब रविशंकर जी के भतीजे यहाँ इंडिया में आए और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया लंदन जाने के लिए। तो लंदन से जब मेरा शुरू हुआ तो फिर फॉरेन का सिलसिला 31 टूर्स मैंने किए ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब वहां पे मेरी तारीफ होने लगी तब इंडिया में लगा कि अच्छा ये कोई है, तो फिर ज्यादा। बराबर बराबर। तो एक्चुअली मेरा सवाल इसी चीज को लेके था वापस, कि जब आप एक कथक एक्सपोनेंट के रूप में आपका करियर कैसा रहा, मतलब तथा इस नृत्य कला से जुड़ी आपको कुछ अविस्मरणीय यादें, क्षण या किस्से जो आप शेयर कर सकती है हम लोगों के साथ? नहीं, ऐसे तो बहुत सारी यादें हैं मेरी फॉरेन टूर से जुड़ी हुई। फिर मुझे फॉरेन से लेकर आने लगे इनविटेशंस, लेकिन दे वर नॉट गिविंग द ट्रैवल। तो मैं देखती थी कितने प्रोग्राम मिले हैं, उसमें ट्रैवल का कवर होगा या नहीं, एंड देन आई वाज अरेंजिंग माय ओन टूर्स। तो उस तरह से डिफिकल्ट एक्चुअली, मतलब सब खुद ही अरेंज करना बहुत डिफिकल्ट रहा होगा आपको। तो एक हाथ तो आपको कुछ याद रहेगा दीदी, कोई किस्सा या मेमोरेबल वन, व्हिच यू कुड एटलीस्ट एक हाथ कोई एटलीस्ट। ये महाराष्ट्र मंडल का न्यूयॉर्क में मेरा प्रोग्राम था। एक छोटे से हॉल में था, सब लोग ऐसे बैठे हुए थे सामने जी, एंड वी वर परफॉर्मिंग इन विद जाकिर हुसैन इन सैन फ्रांसिस्को। और वहां से हम आए सुबह और 3 बजे प्रोग्राम था। अच्छा। तो हम लोग बहुत थके हुए थे, लेकिन फिर भी वो प्रोग्राम मेरा भूलने जैसा नहीं है, क्योंकि जब मैं भाव कर रही थी बैठ के तो सामने सब पूरी ऑडियंस रो रही थी। तो दैट इज द मेमोरी आई हैव विद मी। राइट। वाओ, लवली दीदी, लवली। तो दीदी अभी जैसे क्या आपने गुरु शिष्य परंपरा, जैसे अभी आपके गुरु एक ही थे आपने कहा, बट शिष्य परंपरा के जैसा कुछ फॉलो कर पाए थे वो टाइम पे, वो पीरियड में? नहीं, क्योंकि वही हुआ ना फिर। सो देन डे एंड नाइट आई वाज स्टेइंग विद माय गुरु। तो कभी भी रात को 2 बजे वो उठा के बोलते थे, सुने ना ये कंपोजिशन लिख लो, क्योंकि उस टाइम में टेप रिकॉर्डर भी नहीं था हमारे पास। वी वर वेरी पुअर, आई मीन टू से। सो वी हैड नो टेप रिकॉर्डर। तो मैं लिखने जाती थी तो फिर उनका वो किस दिशा में जा रहा है वो अलग ही दिशा में चले जाते थे। राइट। तो आई थिंक सो एक गुरु और पति का जो आपका जो मतलब शायद खींचातानी हुई रहेगी शायद। खींचातानी ऐसे कुछ नहीं, लेकिन जब वो कोई बोलते थे तो फौरन लिखना मेरे लिए बहुत फास्ट लिखना मुश्किल हो जाता था। ओके। तो जी। तो आपके हिसाब से, हाँ
जैसे अभी मैंने गुरु शिष्य परंपरा के बारे में आपसे पूछा, तो आजकल की शिक्षण पद्धति और वो जो पहले की शिक्षण पद्धति थी गुरु शिष्य परंपरा की, तो आपके नजरिए से एक्चुअली व्हाट इज बेटर? For me, it is of course गुरु शिष्य परंपरा only is better. Right. तो उसमें मेरे पास एक ही एम था कि how to bring this घराना to the front. True. क्योंकि कितने लोग हमारे घराने की चीजें नाचते थे और बोलते थे अपने घराने की, क्योंकि we had no performer on the stage. मेरे गुरु का डांस तो बहुत पहले ही छूट गया था, because he had 2 operations. ओके। हाँ, तो इसलिए वो तो करते नहीं थे। फिर उनके गुरु तो पाकिस्तान चले गए थे। फिर दूसरे जो गुरु थे कृष्ण कुमार जी, पंडित कृष्ण कुमार जी, वो बरेली में अपना अभ्यास कर रहे थे। उनको कुछ मालूम नहीं था बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये संगीत नाटक एकेडमी में 2 ही घराने को रिकॉग्निशन मिला था उस समय। तो दीदी, अभी इसी प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, जैसे आपने कहा कि श्री जानकी प्रसाद बनारस घराने के आप एक अभी दिग्गज कलाकार है, तो आपके जो बाकी घराने हैं कथक में आते हैं, तो क्या इस स्टाइल को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रोमिनेंटली? आप जो अभी बोल रहे थे कि आपका जैसे जानकी प्रसाद जी के बनारस घराने से आप बिलोंग करती है, तो क्या उनके स्टाइल में कुछ अलग था? जो जैसे आप बोल रहे हैं, अलग था, इसीलिए तो मैंने इसको लिया एज अ कैरियर। ओके, तो क्या थोड़ा आप इसको एलैबोरेट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें जो डांस के बोल हैं वो बहुत फास्ट चलते हैं। दिग दिग थे त्राम थे दिग दिग थे ता 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 थे तीधा दिग दिग थे त्राम थे ता 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 दिग दिग थे दिग दिग ता दिग दिग ता दिग दिग ता दिग दिग ता ता दिग दिग थे दिग दिग ता दिग दिग ता दिग दिग ता दिग दिग ता दिग दिग थे दिग दिग ता दिग दिग ता दिग दिग ता दिग दिग ता ता दिग दिग थे। तो वो क्या है, पाँव से उतना निकलना चाहिए पहले तो। तो पाँव से निकालने में ही बहुत वर्ष लग जाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि फास्ट भी है तो उतना वो पैर में ताकत भी आनी चाहिए। पाँव से निकाल के फिर ऊपर का अंग खूबसूरत लेना है, तो उसमें उस साधना में बहुत टाइम निकल जाता है। ओके, इसके अलावा मुझे ये भी कहना है कि मेरे घराने में जो बोल है वो भी डिफरेंट है। आप पूछ रहे थे क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमारे घराने में केवल नटवरी बोल जो जानकी प्रसाद जी ने कंपोज किए थे जी, तो वो केवल उन्हीं कंपोजिशंस में करते हैं। लेकिन तबले का भी आजकल करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है कि तबला, बट तो जरूर मैं दीदी आपके जो नटवरी बोल आप बोल रहे कि आपका स्पेशलाइजेशन है ये घराने का, बनारस घराने का, तो जरूर मैं उसके बारे में कुछ सुनना चाहूंगी दीदी, फिर थोड़ा आप जैसे देखिए, जैसे कि अभी बोल जैसे होते हैं ना वैसे ही अंग जाता है जी, तो इसलिए हमारा घराने का बोल भी अलग है, तो फिर अंग भी अलग है जी बिल्कुल। और उन्होंने वेदों की ऋचाओं से ये कुछ बोल निकाले थे और फिर उसमें 12 ऐसे बोल बनाए थे, जिसमें से फिर उनके जो डिसेंडेंट्स थे उन्होंने उसके ऊपर और बोल बना के उसको बड़ा बनाया है। ओके, नाइस। मतलब ये अलग कुछ था जो पता चला एक्चुअली आपके स्टाइल का, जो स्पेशलिटी आप बोल सकते हैं। हाँ, जी बिल्कुल। ये घराना ही अलग है, एकदम हट के है, इसीलिए I don't like my students to learn in a workshop. ओके, राइट। वर्कशॉप में आप जाते हैं तो वो उनकी चीजें लेते हैं फिर अपनी स्टाइल में करते हैं, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। राइट, ट्रू। तो मैं और एक चीज पूछना चाहती हूँ कि एज अ परफॉर्मर दीदी, अभी आपने जैसे अलग अलग मंच पे, विश्व में अलग अलग मंच पे आपने परफॉर्म किया है, तो एक परफॉर्मर के नाते रियाज कितना जरूरी है, और जब एक कलाकार स्टेज पे होता है तो अपीयरेंस, प्रेजेंटेशन और स्टेज प्रेजेंस का होना, ये चीजें कितना जरूरी है? ये सबसे ज्यादा जरूरी यही है और तो कुछ जरूरी नहीं है। बिकॉज़ आपका इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो अगर कुछ आप थोड़ा सजेशंस दे सकते हैं या तो आर्टिस्ट को, यंग आर्टिस्ट को भी उसी के लिए। नहीं, सबसे पहले तो कॉस्ट्यूम पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है आजकल के कलाकारों को। बिल्कुल, कॉस्ट्यूम में वो घाघरा पहन लेते हैं नीचे तक का लटका हुआ, और फिर हाथ से ऐसे पकड़ के ऐसे करते हैं तत्कारे में। जी। आई डोंट लाइक दैट एट ऑल। You have to be
प्रेजेंटेबल मतलब आपका पाँव फ्री होना चाहिए, आपका पाँव दिखना चाहिए, आपके हाथ फ्री होने चाहिए जी। ऐसा नहीं कि आप हाथ से घाघरा यूं पकड़ के यूं 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 करके अपना तत्कारा कर रहे हैं। दिस इज आई डोंट लाइक दैट। और दीदी तो जैसे मैंने बोला, प्रेजेंटेशन जो है कैसे आप बाल बना रही हैं, कैसे आप फिर ऊपर से सिर पे ले लेते हैं लोग और फिर यहाँ पे करते हैं। ओके। हाँ, वो हमारी स्टाइल नहीं है। हम लोग फ्री रहते हैं टू परफॉर्म। जी। और रियाज की तो बहुत जरूरत है सबको। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। तो स्टेज प्रेजेंस मतलब आपको मतलब जैसे अभी आपके म्यूजिशियंस आपके साथ रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं जब परफॉर्मिंग होता है आपका, और मुझे लगता है शायद आपने लाइव परफॉर्मेंसेस ही ज्यादा किए हैं आपको। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी भी रिकॉर्डिंग पे नहीं किया, आज रिकॉर्डिंग तक नहीं नहीं किया किया है। आई मीन और दैट्स ना कभी करूंगी। लवली। मुझे रिकॉर्डिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपका मतलब शायद एक सपोर्टिंग टीम जो म्यूजिशियंस का रहेगा, तो शायद वो भी आपका फिक्स्ड रहेगा जो शायद इतने सालों से आपका चलता आ रहा है। हाँ, जो नहीं, मैं ज्यादातर फिक्स्ड ही रखती हूँ क्योंकि जो मेरे साथ जो मुझे समझते हैं उन्हीं को रखती हूँ मैं। हर वक्त म्यूजिशियन बदलना मुझे नहीं अच्छा लगता है। बिल्कुल। और जब दीदी आप पढ़न करती है, जैसे स्टेज पे आप जब परफॉर्म करती है, तो हाउ डिफिकल्ट इट इज लाइक आफ्टर एक बार बोलना भी है, फिर जैसे तबले पे जो आपके साथ अकम्पनी करते हैं उनको वो समझना भी है, और बाद में आपको परफॉर्म भी करते रहना है। So, is it a difficult task to, cope up with all these things together for you and for the यस musicians too? यस यस, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। जो पढ़ंत है ना, वो तो नाट्य शास्त्र में भी लिखा है कि डांसर मस्ट नो हाउ टू रिसाइट वंस कॉम्पोजिशंस। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि तो भरतनाट्यम में हम लोग नॉर्मली नहीं करते हैं ये चीज, तो ये स्पेशल हाँ, है जो नहीं नहीं, कथक में है। लेकिन नाट्य शास्त्र कोई भरतनाट्यम के लिए ही लिखा गया ऐसा नहीं है। बिल्कुल। और नाट्य शास्त्र में लिखा है कि डांसर हैज टू बी मुख्य वाद्य कोविदा, मींस शी शुड बी एबल टू रिसाइट द कंपोजिशन शी इज डांसिंग with proper pronunciation, proper accent, and yes, so डिफिकल्ट टास्क टू परफॉर्म, तो स्टैमिना भी शायद उतना लगता होगा, बिकॉज परफॉर्म भी हाँ, करना है तो तो उसका यस, हाँ तो हापना भी थोड़ा सा मतलब सो दैट इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट थिंग टू मैनेज। तो दीदी जैसे अभी आपका मैंने जो बीच में प्रोग्राम्स भी देखे थे लाइव बीच में जो हुए थे, तो आपका भाव बहुत प्रधान है, मतलब यू आर वेरी गुड एट एक्सप्रेशंस एंड तथा आपका पद संचालन भी मतलब आप में एक अलग निखार लाता है दीदी। तो एक्चुअली क्या है, जब भी हम लोगों ने डांस शुरू किया, बिल्कुल उस जमाने में कथक डांसर खाली पाँव का काम और चक्कर लेते थे। उसमें उनको बहुत ताली मिल जाती थी, मतलब उनको बहुत अप्लॉज मिलता था। तो फिर लास्ट में वो 3 मिनट की ठुमरी करके खत्म करते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जबकि हमारे घराने में एक ही लाइन को लेके उसको इलेबोरेट करना, ये हमारे घराने की पद्धत है। तो इट टेक्स अराउंड 15-20 मिनट्स टू डू वन आइटम। ओके। तो हाँ, और पहले हम लोग जब करते थे तब हम लोगों को 2 घंटा प्रोग्राम करना पड़ता था विथ 15 मिनट्स इंटरवल। आजकल तो 40 मिनट देते हैं लोग, 45 मिनट, उसमें क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। जी नहीं होता है। दीदी जस्ट एक पर्सनल ऐसे नहीं, बट एक सवाल था कि जैसे आप एक वुमेन है, तो फील्ड में आप जब आई करियर के रूप में लिया, तो क्या आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे एज अ वुमेन? आई मीन यस, बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे। इनफैक्ट अगर हम बोलते थे कि हम डांसर हैं तो पीपल वुड से कह रहे ये डांसर है। मतलब हमको ये भी बोलने में शर्म आती थी कि हम डांसर हैं। वेरी सैड, बराबर। उस जमाने में वो विचार ही अलग था, वो उनका सोचने का तरीका अलग था। तो टू be respectful and in a society where dance is considered bad, it is very difficult task. या बिकॉज वही जैसे आप प्रोग्राम्स के लिए भी जाते थे, तो आई नो मतलब यू माइट हैव गॉट सम एक्सपीरियंसेस भी अच्छे बुरे दोनों शायद आपको फेस करने
पड़े होंगे। बुरे तो मुझे ज्यादा नहीं हुए Touch wood. क्योंकि my husband and guru was always with me. True. So in that way I never faced any other problem. लेकिन वो जमाना ही ऐसा था कि डांसरों को निम्न दृष्टि से देखा जाता था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे people started respecting and then it became like गवर्नमेंट ने इसको ले लिया, उसका गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि उनको अवार्ड देना, ये वो। तो फिर देन इट 6 years my parents did not talk to me. Oh my God, मुश्किल है दीदी, आपने बहुत हार्डशिप्स, मतलब सिर्फ यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, बहुत हार्डशिप्स है उसके पीछे। और उसके साल बाद थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ रहेगा। बोले कि आप अपने पति जी मतलब गुरु और वो साथ में ही थे, तो वो जस्ट लाइक टू नो, जस्ट एक ऐसा है कि जैसे अभी बोलते कि साथ साथ होते हैं, तो एक गुरु के नाते तो वो सिखाया आपको, बट व्हेन इट केम टू परफॉर्मेंसेस, व्हेन यू आल्सो गॉट रिकॉग्निशन, आपको भी रिकॉग्निशन मिला, तो हाउ डिड ही रिएक्ट एज अ गुरु और एज अ हस्बैंड, हाउ वाज हिज बिहेवियर? नो, वो सब उनके गुजर जाने के बाद ही मुझे रिकॉग्निशन मिला। उसके पहले तो कुछ मिला नहीं। ओके, could reach अभी that, वहाँ उनको अच्छा ही लगा होगा। certainly. चलिए दीदी, तो अभी एक बहुत सिंपल सा सवाल है, अभी इतने साल का आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो जैसे अभी के है कथक जो सीख रहे हैं कलाकार, जो नए सीख रहे हैं, अभी बहुत यंग एज से सीखते हैं, मुझे लगता है 5 साल 5 years 6 years से सीख रहे हैं। आजकल क्या हो गया है कि डांस एक फैशन हो गया है कि अच्छा मेरी लड़की भी डांस सीखती है, इस क्लास में जाती है। ट्रू। तो दे आर नॉट सीरियस, उनको ऐसा लगता है कि मेरी लड़की का फट से नाम हो जाए। मेरे क्लास में भी जो आती हैं तो पूछते हैं कि ये टीवी पे कब डांस करेगी। अरे आप पहले 1 2 3 4 तो सीखो पहले। ट्रू। फिर हाँ, तो वो उनका जो एम है, it is different than what I had in my life. When I went to my guru first to learn, he asked me the first question, why are you going to learn dance? Do you want to be famous? Do you want to come into films? Do you want a lot of money? So if you have come for that purpose, there is nothing in this line. He said, there is nothing in this career. So I said, no, I just want to have knowledge. Wow. तो मेरा जो एम था सीखने का, वो जस्ट टू एक्वायर नॉलेज। आजकल ऐसा नहीं है। और आजकल जो हफ्ते में 2 दिन क्लास में 45 मिनट का क्लास होता है आजकल तो सब जगह, तो उसमें वो कुछ सीख नहीं पाते हैं उतना। जिनको कैरियर बनाना है उनको तो दिन रात इसी में रहना पड़ेगा, डांस को ही जीना पड़ेगा। डांस के अंदर सब कुछ पूरा उसका थियरी, उसका लिटरेचर, सिंगिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिंगिंग दे हैव टू लर्न। राइट। सो दिस थिंग, अगर हम लोग कथक सीख रहे हैं, ये आर्ट को सीख रहे हैं, तो व्हाट दूसरी चीजें इससे जुड़े आपको क्या सीखनी चाहिए साथ में? जैसे आप बोले कि सिंगिंग इज नेसेसरी, सिंगिंग इज कंपल्सरी, मतलब दे हैव टू लर्न सिंगिंग, क्योंकि सिंगिंग जब तक नहीं आएगी तब तक भाव भी अंदर से नहीं उपजते हैं। जी बिल्कुल। तो सिंगिंग तो बहुत ही नेसेसरी है। देन द आर्ट ऑफ कंपोजिशन, यू कंपोज योर ओन कंपोजिशंस। अपने गुरु ने बताया वही करते रहेंगे पूरी जिंदगी तो चलता नहीं है। तो थोड़ा बाद में क्रिएटिविटी, थोड़ा आपको क्रिएटिविटी, हाँ वो वक्त के साथ आ जाती है। जी बिल्कुल। तो मैं यही चाहती थी कि आप एक्चुअली, जैसे आपने कहा अभी की यंगर जनरेशन को, जो युवा पीढ़ी है, उनको बहुत जल्दी से सब कुछ सीखना है और उसको एक ट्रेडिशन और कल्चर की तरह नहीं सीखना है। तो नहीं, और उसके अलावा उनके पेरेंट्स उनको 10 चीजों में डालते हैं, जाओ इधर बैडमिंटन खेल के आओ, you have to be good in sports, you have to be good in studies, you have to be good in this thing, सब चीज। तो children are confused, True. करना है इसमें तो they have to devote their life, whole life in this. Because आपके हार्डशिप्स जो है, आपके इतने साल का जो प्रवास रहा है ये आर्ट में, तो यही एक सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। यही कहना है लोगों से, जो भी स्टूडेंट्स हैं,
कि एक गुरु आया है टाउन में, वो 4 दिन का वर्कशॉप रख रहा है जी, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा जी, अब मुझे वर्कशॉप शब्द से ही, क्योंकि वर्कशॉप क्या है, वर्कशॉप इज ए इंग्लिश वर्ड राइट, एंड राइट, इट इज प्रिवेलेंट इन फॉरेन कंट्रीज। राइट, हमारे इंडिया में तो वर्कशॉप नाम की कोई चीज ही नहीं थी पहले। बिल्कुल, गुरु के पास जाते थे, वहां रहते थे, उनकी सेवा करते थे और सीखते थे। बिल्कुल, तो वो इतनी जो गहराई जो है वो आपको कैसे 4 दिन में आ जाएगी। बिल्कुल, और फिर दूसरे घराने के गुरु आए तो फिर उनके यहाँ जाके आप सीखेंगे, फिर कहते हैं कि हमने इन इन लोगों से सीखा है। आपने 4 दिन में क्या सीखा? बिल्कुल। आजकल की पीढ़ी को एक्चुअली समझना चाहिए ये सब बातें दीदी, और जरूर एक इंस्पिरेशन होगा यंगर जनरेशन के लिए, और कुछ जरूर सीखेंगे आपकी बातों से, और शायद इस ट्रेडिशन कल्चर को और प्योर फॉर्म में लेके हाँ, जाएंगे। यस, यस। तो वही है। तो सुनैना दीदी जी, आपकी बातें सुनकर हमें आज वही बहुत प्रेरणा मिली है, और आपको लंबी आयु तथा अच्छी सेहत बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आपको मैं धन्यवाद थैंक देती यू। हूँ सुनैना दीदी।